वैसे आपको पता है कि सास और बहू में एक ऐसी चीज़ होती है जो दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आप कहेंगे, अरे सास और बहू दोनों को पसंद आए, ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है क्या भला? तो वो है सास का अपने बेटे के लिए प्यार और पत्नी का अपने पति के लिए प्यार। अब दोनों का प्यार संभालना इतना आसान तो होता नहीं है। कभी पत्नी का प्यार भारी पड़ जाता है तो कभी माँ का। ऐसी ही कुछ हालत होने वाली है हमारे नीरज की भी। तो आइए देखते हैं कैसे संभालते हैं ये सब कुछ। अरे बस बस माँ, मुझे अब और एक पराठा नहीं चाहिए। मेरा पेट भर गया है, बस करो ना। अरे इतना में पेट भर गया? जब तेरे पिताजी तेरी उम्र के थे ना तो वो 10-10 पराठे यूं खा जाते थे। अरे खा ले बेटा, असली घी लगाया है। माँ, मैं पहले ही 3 पराठे खा चुका हूँ, मुझे और नहीं चाहिए सच में। मैं जानती हूँ आजकल के लड़कों को अपनी बॉडी बनानी होती है, डोले शोले बनाने होते हैं। और मुझे पता है अब जल्दी ही तेरी शादी होने वाली है, तो तेरी बीवी तुझे बोल रही होगी कि मोटे मत होना वरना फोटो अच्छे नहीं आएंगे, है ना? अब उसकी बात गलत भी तो नहीं है ना माँ? शादी होने वाली है तो थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए ना अपना। हाँ, अब तो तू उसी की ही बात मानेगा, अपनी पसंद से शादी जो कर रहा है। वैसे मुझे भी आरती पसंद है, ऐसी बात नहीं है, बस दुबली बहुत है। लगता है उसके माता पिता उसे खिलाते ही नहीं होंगे। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, तेल मसाले सब कुछ कम खाती है, इसलिए फिट है। अरे फिट माय फुट, लकड़ी जैसी तो लगी पड़ी है। आरती तो उसकी बात ना माना कर, समझी? तू ना अच्छे से खाया पिया कर। नीरज की जल्दी ही शादी होने वाली थी आरती से, जिसे अपनी बॉडी का ध्यान रखना काफ़ी पसंद था। और एक तरफ कावेरी थी, जिसे अगर सब्जी में तेल ना दिख रहा हो तो मतलब सब्जी अच्छी नहीं बनी, ये वाली हालत थी। अब शादी के बाद ये कैसे एक दूसरे के साथ रहने वाली थी, ये तो नीरज ने कभी सोचा ही नहीं था। चल चल बहू, गृह प्रवेश कर और घर में आ जा। जी मम्मी जी। लाओ, मैं तुम दोनों की आरती उतार देती हूँ। और ये लो मिठाई, ले नीरज खा ले पूरी। ये ले आरती तेरे लिए भी। हाँ, इतनी मिठाई सारी की सारी खानी है? क्या कम लग रही है? कोई ना, मैं और लेकर आती हूँ। नहीं 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 मम्मी जी, मैं कह रही थी इसमें इतनी सारी चीनी होती है, घी होता है, इतनी मिठाई नहीं खानी चाहिए। अरे कुछ नहीं होता, ले खा ले। तो खुद को देख, तो सूखी लकड़ी लगी पड़ी है, खा ले बेटा। वो नहीं खाएगी माँ, लो उसके हिस्से की भी मैं खा लेता हूँ। नीरज ने आरती के हिस्से की भी मिठाई खा ली। उस वक्त तो आरती ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कमरे में जाते ही जैसे बादल फट गया। इतनी मिठाई भी भला कोई खाता है? अरे तुम नहीं खा रही थी तो मैंने खा ली, बर्बाद हो जाती ना मिठाई फिर। अरे ये मेहमान बैठे थे तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर आज के बाद तुम्हारा सारा डाइट मैं देखूंगी, समझी? आज से नो ज़्यादा मिठाई, नो चीनी, नो शुगर, नो तेल मसाला एंड नो जंक फूड। अच्छा बाबा, अच्छा, जैसे तुम्हें ठीक लगे करना। अब तो सो जाओ यार, थक गया हूँ मैं। कल से तुम्हारा सब कुछ बदल दूंगी। हे भगवान, पता नहीं माँ कैसे लेगी इन सबको। एक तरफ माँ, एक तरफ पत्नी। मेरा तो बैंड बजने वाला है कल से। क्या सोच रहे हो? अब बैंड के बारे में। क्या? अब कुछ नहीं, सो जाओ। नीरज जितना सोच रहा था शायद वो सच ही था। आरती जैसे ही सुबह उठकर रसोई घर में गई तो वहाँ कावेरी सब्जी में घी का छौंका लगा रही थी। अरे अरे मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? इतना घी वाला खाना बना रही हैं? अरे सब्जी में जब तक घी ऊपर तक ना हो ना, तब तक सब्जी का मज़ा नहीं आता। अरे माँ जी, इतना तेल और मसाले वाला खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे मैं तो बचपन से यही खाना खाती आ रही हूँ। तुझे लग रहा है मेरी सेहत खराब है? और जिस नीरज के बॉडी को देख के तेरा दिल आ गया था ना मेरे बेटे पर, वो भी इसी खाने की वजह से बनी है। माँ जी, आज से नीरज के लिए मैं हेल्दी खाना बनाऊंगी। मतलब कहना क्या चाहती है बहू? आज तक मैंने अपने बेटे को गलत खाना खिलाया है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं बस कह रही हूँ कि अब से मैं नीरज को बिना तेल वाला और हेल्दी खाना खिलाऊंगी। हाँ, लगता है बेचारे को खुद के जैसा सूखा लकड़ी बनाना चाहती है। नीरज के खाने को लेकर कावेरी और आरती में पहले दिन ही बहस छिड़ गई थी कि नीरज कैसा खाना खाएगा।
पर ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अभी तो दोनों में बस बहस ही हुई थी। आगे क्या हो सकता है किसे पता। अरे नीरज, तुम आगे लो, आज मैंने तुम्हारे लिए सलाद बनाया है और टिफ़िन में भी सब्जियों वाला दलिया डाल दिया है। आज से तुम यही खाना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। अरे नीरज, चिंता ना कर, मैंने तेरे टिफिन में पराठे भी डाल दिए हैं। अरे इस घास फूस से तेरा पेट थोड़ी ना भरेगा। पर माँ जी, दलिया हेल्दी होता है, अब क्यों नहीं समझ रही? सब समझती हूँ मैं, तू नहीं समझ रही। ये ले नीरज तेरा टिफिन। ये लो नीरज तुम्हारा टिफ़िन, तुम यही खाकर आना, समझे? हाँ ठीक है। नीरज जैसे सैंडविच के बीच की चटनी जैसा बन गया था। आरती जो बनाती उसे खाना पड़ता और वो अपनी माँ को भी ना नहीं बोल सकता था। पर इसके बाद भी कावेरी और आरती के बीच लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही थी। अरे माँ जी, आपने फिर छोले पूरी बनाया और इतने सारे मसाले और घी डाल के। अरे तुझे नहीं खाना है तो मत खा, मेरा बेटा खाएगा। नहीं नीरज, ये सब नहीं खाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने उसके लिए रशियन सलाद बनाया है, वो वही खाएगा। अरे ये घास फूस ना तू ही खाया कर, ठीक है? मेरे बेटे को तो यही सब पसंद है। अरे आप दोनों फिर से शुरू हो गई। अरे जरा देख तो मेरे बेटे को, कितना कमज़ोर हो गया है, इसका चेहरा ही सूख गया है बिल्कुल। नीरज, आज तू छोले पूरी खाना, मैंने अपने हाथों से बनाया है। हाँ, और वो भी आधे किलो तेल में, है ना? नीरज ये सब छोड़ो तुम, और ये रशियन सलाद खाओ, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। अरे तू देख नहीं रही कितना सूख गया है मेरा बच्चा? आंखें ही अंदर चली गई है मेरे बेटे की, तेरे इस घास फूस की वजह से। उसे कुछ अच्छा खाने को ही नहीं मिलता। मम्मी जी, इसे अच्छा नहीं, अनहेल्दी खाना कहते हैं, इससे बीमारियां होती है। तुझसे कितनी बार कहा है कि असली घी से बीमारियां नहीं होती। हमारी दादी नानी भी यही कहते आ रहे हैं। ये बहुत स्वादिष्ट और सेहतमंद है। पहले की बात और थी मम्मी जी, पहले लोग मजदूरी किया करते थे, उन्हें ऐसा खाना पच जाता था। आजकल सब कुछ बैठे बैठे कंप्यूटर्स पे होता है, इसलिए हेल्दी खाना खाना चाहिए। अरे हमने भी दुनिया देखी है बहू, मुझे ना सिखा ये सब। बस बहुत हो गया आप दोनों का, बस करो। अरे पर मैंने कहा ना कुछ नहीं, एकदम चुप। अब जो मैं कहूँगा वो आप दोनों सुनेंगे, ठीक है? अरे पर मैं तो बेटा, माँ, हाँ हाँ बोल बेटा, मैं तो बस यूं ही। आप दोनों को क्या लगता है मैं कौन हूँ? मैं कोई पालतू जानवर हूँ जो आप दोनों मुझसे बिना पूछे अपनी मर्जी का खाना मुझे खिला रही है? अरे मुझसे तो पूछो कि मुझे क्या खाना है। आज के बाद से मैं जो कहूँगा वही होगा इस घर में, ठीक है? मुझसे पूछ कर ही आप दोनों खाना बनाएंगी। नीरज की बात सुनकर कावेरी और आरती ताली मारकर हंसने लगती है। आप दोनों हंस क्यों रही है? हंसे नहीं तो क्या करे, तू बताएगा कि क्या बनाना है? वही तो, तुम्हें पता है दलिया कैसा दिखता है? अरे एक बार पता है बहू, इसे मैंने मशरूम की सब्जी कहकर टिंडे खिला दिया था। सच में? क्या बात कर रही हैं आप? और नहीं तो क्या, इसे तो यह भी नहीं पता कि पुदीना और धनिया में फर्क क्या होता है। आपको पता है मम्मी जी, एक बार मैंने नीरज के लिए दूधी का हलवा बनाया था और उसे कहा था गाजर का है, और वो मान भी गया था। अरे वो तो मैं। अरे चुप कर तू, नान और कुलचे में फर्क क्या है ये तो पता नहीं तुझे, और हमें बताएगा कि क्या बनाए हम। अरे पर मेरी बात तो सुनो। अरे छोड़िए ना मम्मी जी, चलिए मैं आपको एक और किस्सा सुनाती हूँ। अरे मेरे पास भी बहुत किस्से हैं सुनाने के लिए। कावेरी और आरती का झगड़ा तो हल नहीं हुआ, लेकिन नीरज की हंसी उन्होंने मिलकर जरूर उड़ा दी। वो कहते हैं ना, बहू की दौड़ हमेशा सास तक ही होती है। वो झगड़ेगी भी उससे ही और साथ भी उसी का ही देगी। इसलिए मर्दों के पास इस बात का कोई हल नहीं है, बस चुपचाप देखते रहो और मजे लो। सुनीता और आदर्श की शादी के पूरे 8 साल बाद उनके घर एक बेटा जन्म लेता है। सुनीता हजारों मन्नतें मांगने के बाद मिले बेटे से बेहद प्यार करती है। बचपन से ही वो पवन को खुद से बांध कर रखती, उसे कभी भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और अब पवन 30 साल का हो चुका होता है। सुनीता अब उसकी शादी के लिए लड़की देखने लगती है, लेकिन हर बार माँ के आंचल से बंधे होने के कारण हर लड़की उससे शादी करने के लिए इनकार कर देती है। क्या हुआ सुनीता, तुम किस सोच में डूब गई हो?
देखिए ना, अब मेरे पवन की शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन हमारे गांव की एक भी लड़की उससे शादी करने के लिए राजी नहीं हो रही। अरे ऐसी क्या खराबी है मेरे बेटे में जो हर कोई उससे झट से इनकार ही कर देता है। खराबी हमारे बेटे में नहीं, तुम्हारे अंदर है। अब अगर तुम उन दोनों को बात करने के लिए बिल्कुल अकेला ही नहीं छोड़ोगी और उनके बीच में जाकर बैठ जाओगी तो कौन उससे शादी के लिए हाँ करेगा। माना कि तुम पवन से बहुत प्यार करती हो, लेकिन शादी जैसी चीज के लिए तो तुम्हें उसे प्राइवेसी देनी ही चाहिए ना। आपको तो हर चीज में मैं ही गलत लगती हूँ, आपसे बात करना ही बेकार है। अच्छा छोड़ो ये सारी बातें और आज शाम के लिए तैयार रहना। मैंने हमारे पवन के लिए स्नेहा नाम की एक लड़की को देखा है, बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की है, इसलिए आज तुम उन दोनों को अकेले में बात करने देना। मैं नहीं चाहता कि ये रिश्ता भी हमारे हाथ से चला जाए। सुनीता अनचाहे मन से हामी भरते हुए अपने कमरे में तैयार होने चली जाती है। शाम में वो लड़की देखने पहुंचते हैं, जहां स्नेहा की मां शारदा और पिता गोपाल नाथ उनका स्वागत करते हैं। थोड़ी देर बातचीत के बाद आदर्श कहता है, हमें अपने बेटे पवन के लिए आपकी बेटी स्नेहा बहुत पसंद आई है। आगे जैसा आप चाहो। पसंद तो हमें भी बहुत आया है आपका बेटा, लेकिन मैं चाहती हूँ कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार लड़का लड़की आपस में बात कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। हाँ क्यों नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पवन बेटा जाकर स्नेहा से अकेले में बात कर ले। पवन और स्नेहा अकेले में बात करने के लिए बाहर जा ही रहे होते हैं कि तभी सुनीता भी उनके पीछे पीछे चल देती है। आदर्श के लाख समझाने के बाद भी सुनीता उसकी एक नहीं सुनती और इसी के चलते यहाँ भी लड़की वाले शादी के लिए इनकार कर देते हैं। पवन और उसका परिवार दुखी होकर वहां से चले आते हैं, जिसके एक सप्ताह बाद बहुत कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पवन की शादी कोमल नाम की लड़की से हो ही जाती है और नई बहू घर आती है, जिसके कुछ ही घंटों बाद पवन की माँ उसके कमरे में आती है। बेटा आज तू बहुत थक गया होगा ना, देख मैं तेरे लिए दूध लाई हूँ। इतने में घूंघट डालकर बैठी कोमल कहती है, मम्मी जी मैं इनके लिए दूध लेकर आई हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा किया बेटा जो तू भी इसके लिए दूध ले आई। अब पी ले बेटा, वरना दूध ठंडा हो जाएगा। जी माँ मैं पी लूंगा, आप जाकर आराम कर लीजिए, बहुत थक गई होंगी ना आप। अरे मेरी छोड़, अपनी शक्ल देख, कितना थका हुआ लग रहा है। चल बिस्तर में बैठ, मैं तेरा सिर दबा देती हूँ। नहीं माँ मैं ठीक हूँ, आप अपने रूम में जाकर आराम कर लीजिए ना। मम्मी जी आप परेशान ना हो, मैं दबा दूंगी इनका सिर। वो क्या है ना बेटा, मेरे बेटे को बस मेरे हाथ की मालिश ही अच्छी लगती है। तू एक काम कर, तू सो जा, तब तक मैं इसकी मालिश कर देती हूँ। सुनीता ऐसी ही जिद पकड़कर पवन के सिर की मालिश करने लगती है। सुनीता के मालिश करने के बाद पवन को नींद आ जाती है, जिसकी कुछ देर बाद सुनीता भी अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन सुबह सुनीता रसोई में सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही होती है, तभी कोमल रसोई में आती है। मम्मी जी मैं भी आपकी कुछ मदद करूं? अरे नहीं बेटा, तू जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ, मैं बस खाना लगा ही रही हूँ। सुनीता के कहने पर कोमल डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर बाद घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। पवन तू एक काम कर, कुछ दिनों के लिए बहू को कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जा, इसी बहाने बहू का मन भी लगने लग जाएगा। अरे बहुत अच्छी बात कही आपने, एक काम करते हैं ना, क्यों ना हम सब कहीं बाहर घूमने चले। अरे हम लोग जाकर क्या करेंगे, इन दोनों की अभी नई नई शादी हुई है, इन दोनों को जाने दो ना। आपको नहीं चलना तो मत चलिए, मैं तो जरूर जाऊंगी। पर माँ आप अकेले आकर क्या करोगे? अरे अकेले कहाँ जा रही हूँ, तुम लोग हो ना मेरे साथ। सुनीता कहीं पवन और कोमल के बीच कबाब में हड्डी ना बन जाए, ये सोचकर आदर्श भी उनके साथ चलने के लिए राजी होता है, जिसके बाद वे सभी कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चले जाते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें सुनीता अपने बहू और बेटों को कहीं भी अकेले नहीं भेजती। वो साएं की तरह हमेशा पवन के साथ रहती। ऐसे ही शादी को 2 साल बीत जाते हैं और एक दिन, बहू तुम्हारी शादी को 2 साल हो चुके हैं और तूने अभी तक मुझे मेरा पोता नहीं दिया। पोता तो वो तुझे तब देगी ना जब तू उन दोनों को अकेले छोड़ेगी। जब देखो तब भूत की तरह उनसे चिपकी रहती हो। आप कहना क्या चाहते हैं, मैं जानबूझकर इनके पीछे आती हूँ क्या? मेरे कहने का यह मतलब नहीं है,
मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने बेटे के ज़रूरत से ज़्यादा मोह में पड़कर तू उसका सुखी वैवाहिक जीवन और भविष्य दोनों ही खराब कर रही है। आपको लगता है कि मैं उसके वैवाहिक जीवन के लिए बाधा बन रही हूँ? देखो सुनीता, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम उन्हें प्राइवेसी नहीं दोगी तो वो तुम्हें इस घर का वारिस कैसे देंगे। आदर्श की बातों से सुनीता सोच में पड़ जाती है, लेकिन अभी भी पवन को लेकर उसके बर्ताव में 1 इंच का भी फर्क नहीं आता, जिस वजह से आखिरकार एक दिन सास की हरकतों से परेशान होकर कोमल घर छोड़ने का फैसला कर बैठती है। मैं अब और इस घर में नहीं रह सकती, आप रहिए अपने बेटे के साथ। अरे क्यों, क्या हुआ बहू? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? 2 साल हो चुके हैं हमारी शादी को। जब से हमारी शादी हुई है तब से एक भी बार हम अकेले बाहर नहीं गए। यहाँ तक कि कमरे में भी आप हमें अकेले नहीं छोड़ती, मानो मेरी शादी उनसे नहीं आपसे हुई हो। इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। मुझे बस ना पवन की फिक्र रहती है, इसलिए मैं उसके आसपास रहती हूँ और अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। पर मुझे कहाँ पता था माँ का अपने बेटे के लिए ये मोह एक दिन उसका अभिशाप बन जाएगा। मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था, लेकिन तूने मेरी आज तक सुनी ही कहाँ है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, लेकिन मैं अब यहाँ और नहीं रहना चाहती। आप अपने बेटे के लिए कोई दूसरी बहू ढूंढ लीजिए। बहू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये घर छोड़कर मत जा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे समझ में आ चुका है कि बेटे के प्यार में अंधी होकर मैंने तुम्हारे गृहस्थ जीवन में ग्रहण लगा दिया। सुनीता की बातें सुनकर कोमल का दिल भी पिघल जाता है। शादी के 2 साल बाद ही सही आपको ये बात समझ में तो आई, यही बहुत बड़ी बात है। अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। वैसे सच कहूँ तो मैं सिर्फ ये घर छोड़ने का नाटक कर रही थी। क्या मतलब? दरअसल ये पापा जी का आइडिया था। उन्होंने ही मुझे ये सब करने को कहा था, जिससे आपको आपकी गलती का एहसास हो सके। बहू सही बोल रही है। मैंने ही उसे कहा था कि यह घर छोड़कर जाने का नाटक कर, जिससे तुझे समझ में आ जाए कि तू आज तक इन दोनों के बीच आकर कितनी बड़ी गलती कर रही है। आप सही कह रहे हैं। आज अगर बहू ये घर छोड़कर जाने का नाटक नहीं करती तो मुझे कभी अपनी भूल का एहसास तक नहीं होता। इसके बाद सुनीता अपनी बहू को गले लगा लेती है और अब वो अपने बेटे बहू के बीच भी नहीं आती और खुद ही खुशी खुशी उन दोनों के लिए घूमने की टिकट भी बुक करवाती है।